जी स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन थी, ये जो M1 रिसोर्स है हमने इसको चेंज किया था इस डायरेक्शन में, और देखें ये रीजन तक, फिजिबिलिटी रीजन तक ये मूव किया था, और हमने देखा था मैक्सिमम और वो कैलकुलेट हुई थी 36। तो इसको जब आप इसको लाइन को इधर लेके जाते हो, असल में आप इसकी अवेलेबिलिटी को चेंज कर रहे हो। 24 है डेली अवेलेबिलिटी ऑफ M1 रिसोर्स। जब आप इसको इधर लेके जा रहे हो, इट मीन्स ये आप इंक्रीज करते जा रहे हो, और ये कहां तक इंक्रीज हुई थी? 36, यानी 36 टन्स। आपको याद होगा ये यूनिट भी M1 मटेरियल की टन्स में थी। और फिर हमने इस लाइन को नीचे इधर मूव किया, और मूव करके डी पॉइंट तक ये फिजिबल वे में मूव हुई थी, और उसमें अवेलेबिलिटी 20 तक डिक्रीज हुई थी। तो हमारे पास रेंज आ गई थी 36 और 20। यहां से आपने यूनिट वर्थ निकालनी थी, यानी ये M1 रिसोर्स आपको पड़ती कितने की है, यानी आपको कितनी इसकी वर्थ कितनी है। इसको वर्थ वर्ड ज्यादा सूटेबल होगा कि आपके लिए इसकी वर्थ कितनी है। तो वर्थ कैसे निकाली थी? 2 पॉइंट से M1, इधर मैंने G पॉइंट रखा था, G1 तक ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन मूव किया था, स्लाइड किया था, और इधर D तक मूव किया था। तो मैक्सिमम रेंज में पॉइंट G था और मिनिमम रेंज में पॉइंट D था। अगर आपके पास ये 2 पॉइंट्स आ जाएं, G और D, G वो पॉइंट है जिसमें मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है, उस पॉइंट के ऊपर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे बड़ी आसानी से। वो पॉइंट था 60। आज M2 में रिपीट हो जाएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। मैं सिर्फ प्रीवियस लेक्चर इसलिए रिवाइज कर रहा हूं ताकि जो आज हम M2 रिसोर्स को करेंगे आपको आसानी हो हम करना क्या चाह रहे हैं। तो हम G के ऊपर प्रॉफिट लेंगे, और फिर मिनिमम ये गया था D तक, तो D के ऊपर प्रॉफिट देंगे। तो हमारे पास 2 किस्म की प्रॉफिट होगी। मैक्सिमम M1 जो था उस पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट, जाहिर है वो फाइनल प्रॉफिट होगी, मैक्सिमम प्रॉफिट। डी तक जो प्रॉफिट नीचे गिरी थी वो प्रॉफिट, अब चेंज इन प्रॉफिट हम उनका डिफरेंस लेके ले लेंगे। तो ये हो जाएगी उन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो चेंज है प्रॉफिट की वो, और उन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो मटेरियल की चेंज है इन टन्स, वो डिफरेंस। तो अगर आप प्रॉफिट को मटेरियल से डिवाइड कर दें तो यूनिट वर्थ निकल आएगी। 1 टन आपकी M1 मटेरियल पे कितनी प्रॉफिट आप वो कंट्रीब्यूट करती है आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो असल में ऑब्जेक्टिव था आपने यूनिट वर्थ निकालनी थी M1 रिसोर्स की, कि M1 1 टन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी वर्थ, उसकी शेडो प्राइस। उसको मैंने एक्चुअल प्राइस नहीं कहा था, शेडो प्राइस कहा था। तो शेडो प्राइस के बारे में फिर M2 में भी बात करेंगे। तो सेम उसी तरह अब आप देख रहे हैं M2 रिसोर्स हमने देखनी है। यूनिट वर्थ ऑफ ए रिसोर्स हमारा टॉपिक है। M2 रिसोर्स ये लाइन है उसकी, जो जिसमें 6 अवेलेबिलिटी थी। अब आपने इसको स्लाइड करना है, पैरेलल ऊपर लेके जाना है या नीचे, यानी 6 से इंक्रीज करना है और 6 से डिक्रीज। तो अब मैं कह सकता हूं कि आपने जस्ट एक स्केल रखना है। आपके लिए इतना सिंपल है कि ये अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो 5 मिनट्स में आप स्केल इसके ऊपर रखें और उसको स्लाइड करें ऊपर। अभी मैं सिखा दूंगा फिजिबल रीजन को कैसे मेंटेन रख, कहां तक मेंटेन होगा वो देखना कैसे है। तो आप इसको ऐसे स्लाइड करोगे, जहां तक वो फिजिबिलिटी मेंटेन रहे वहां तक लेके जाना है। जहां से फिजिबिलिटी डिस्टर्ब होती है वापस उसी पॉइंट पे आ जाना। यहां से आपको एक पॉइंट मिलेगा जो M1 जितना मैक्सिमम आप लेके जा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो M2 को, सॉरी M2 की बात हो रही है, वो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। तो उस पे आप M1 भी कैलकुलेट, M2 भी कैलकुलेट कर सकते हो, उस पॉइंट पे M2 क्या है, और उस पॉइंट के ऊपर आप प्रॉफिट भी देख सकते हो क्या है। तो आपको उस पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट भी मिलेगी और M2 की वैल्यू भी मिलेगी, ये होगी मैक्सिमम। फिर आप स्केल को इसी डायग्राम पे, ओरिजिनल डायग्राम तो यही है, इस डायग्राम से इसको पैरेलल डाउनवर्ड स्लाइड करोगे ऐसे स्केल को, और उस वक्त तक स्लाइड करते रहोगे जब तक फिजिबिलिटी मेंटेन रहती है। जहां फिजिबिलिटी डिस्टर्ब हुई वहीं पे रुक जाए आप। लास्ट जिस पे फिजिबिलिटी मेंटेन है उसको, वहां पे एक और पॉइंट आपको मिलेगा, और वो पॉइंट कौन सा होगा, यानी आपका पॉइंट कैसे हो, तो आप पैरेलल स्केल को स्लाइड कर रहे हो, ये आपका जो C पॉइंट है ये स्लाइड कर रहा होगा,
ये जहां पे सी जाके रुकेगा वो आपका मिनिमम पॉइंट होगा। इसी तरह इंक्रीज करोगे तो जहां पे सी, जितना इंक्रीज करोगे तो सी स्लाइड करेगा और जिस जगह पे सी रुकेगा वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो सी ने जहां पे जाके मैक्सिमम रुकना है उस पॉइंट को एक नया नाम दे दे, और सी ने मिनिमम लेवल पे जहां पे जाके रुकना है उसको आप मिनिमम पॉइंट दे ले। उन दो पॉइंट्स पे आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है, उन्हीं दो पॉइंट्स पे आपने M2 देखनी है कितनी इंक्रीज हुई और कितनी में मिनिमम हुई। ये दो चीजें मिल जाएं, यूनिट वर्थ का फॉर्मूला है चेंज इन जी, उन दो पॉइंट्स के अंदर जो चेंज होगी डिवाइडेड बाय चेंज इन रिसोर्स M2। जी बताइए, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर भी सुना होगा उनको ये थोड़ी बहुत समझ आ रही है? बताइए। यस सर। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये पहले टॉपिक में ये करने लगा था कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग करके रखने लगा था यूट्यूब के ऊपर, कहने लगा था कि ये आप उधर से कर लें, लेकिन फिर मैंने कहा M1 का हो सकता है प्रीवियस लेक्चर किसी को समझ ना आया हो तो वो कोई क्वेश्चन करना चाहता हो, तो मैंने फिर डिसीजन चेंज कर लिया। मैंने कहा ये भी मैं क्लास के अंदर ही करवाता हूँ, M1 का भी रिवाइज हो जाएगा और 2 टाइम्स अगर कोई चीज हो जाए तो जल्दी समझ आ जाती है। तो इसलिए मैंने ये क्लास में इसका डिसाइड किया कि क्लास में करते हैं। देखें अब मैंने इसको इंक्रीज करना है और देखना है कहां तक इंक्रीज, और आपने सी पॉइंट को, ये जो येलो में नजर आ रहा है ना आपको, ये ऑप्टिमल पॉइंट है। आपको याद है ये ऑप्टिमल पॉइंट है आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम का, वो जो था x1 3 टन्स और x2 1.5 टन्स, ये एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर। जी हम इसको अच्छा देखते हैं पहले। जी मैंने पहले डिक्रीज करके देख रहा हूं, इंक्रीज बाद में करेंगे। तो डिक्रीज किया तो अब आप देखें अगर ये एक लाइन है और एक लाइन ये है तो आपका ये वाला पोर्शन स्किप हो जाएगा। क्यों? आपका कॉमन रीजन बनेगा इस लाइन के नीचे, यहां ये इंटरसेक्शन है आपका। सी स्लाइड कहां करेगा? इस पॉइंट के ऊपर। क्यों? ये एक लाइन थी M1, जहां पे आपको समझना है आज, आप मुझे रोक लीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा। क्यों? ये रिवीजन है, फिर इसके बाद ये टॉपिक दोबारा नहीं डिस्कस होगा। आपका एक मैंने एज्यूम कर ली कि ये अब नहीं है M2 बल्कि ये है। जब ये है तो ये डॉटेड एक और ये सॉलिड एक यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो सॉल्यूशन स्पेस जरा पॉइंटर नोट कीजिएगा, सॉल्यूशन स्पेस बनेगी, ये रीजन बता रहा हूं, ये वाला, ये वाला, ये, दिस वन एंड दिस वन। जी बताएं, पॉइंट क्लियर हुआ? अब नजर भी आ रहा है आपको? यस सर। ये दो लाइंस हैं। तो अभी भी देखें सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रही हैं। ये भी कंस्ट्रेंट, ये वाली कंस्ट्रेंट जो, ये भी, इवन ये भी और ये भी, ये आपके पास अभी भी चारों की चारों कंस्ट्रेंट्स। और हम देखना यही चाह रहे थे कि हमारी कंस्ट्रेंट्स की वायलेशन ना हो। अगर कंस्ट्रेंट्स की वायलेशन हुई तो फिर तो हमें रीडिजाइन करना पड़ जाएगा। तो हम तो देख रहे हैं कि एक दफा मॉडल जो बन गया वो बन गया, तो सेंसिटिविटी लेवल पे हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसको सेंसिटिव एनालिसिस कर रहे हैं। जी तो पॉइंट जो सी है ये किस लाइन के अलोंग स्लाइड कर रहा है वो भी देखिएगा। ये पहले क्या था, ये देखें, ये लाइन थी आपकी M1 की, ये पॉइंट था, अब ये पॉइंट इधर आएगा। इसका मतलब है इसी लाइन के अलोंग स्लाइड कर रहा है नीचे। ये देखें, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, ये वो इस लाइन का भी इंटरसेक्शन है, लेकिन स्लाइड वो इसके ऊपर किया है उसने। जी थोड़ा सा और देखते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे लेके जाते हैं। ये जरा देखिएगा, मैं इतना अगर नीचे लेके गया हूं, फिर देखिएगा किसके अलोंग, लाइन के अलोंग। तो आपकी जो वाइलेशन पता चलेगी आपको, वो यही पता चलेगी कि जो सी स्लाइड कर रहा है, सी जब तक इस लाइन के ऊपर रहेगा और पॉजिटिव क्वाड्रेंट के ऊपर रहेगा तो समझ लें सारी कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई कर रही हैं। ये देखें, दोबारा से देखिएगा, यहां था, फिर इधर आया सी पॉइंट, तो इसी लाइन के अलोंग है, कोई वायलेशन नहीं। इस पॉइंट ने कहां तक जाना है? इस पॉइंट तक कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ये स्लाइड करे। इस पॉइंट से नीचे जाएगा
तो वायलेशन हो जाएगी। चेक करते हैं, ये पॉइंट इधर आ जाएगा। अब आपको नजर आ रहा होगा इधर एक लाइन हॉरिजॉन्टल भी थी, वो स्किप हो गई, लेकिन माइंड में रखें वो लाइन है, वो लाइन इसी तरह है, ये पॉइंट उसी के ऊपर है, उसी हॉरिजॉन्टल, समझ लें कि एक डॉट एक वो लाइन एक ही पॉइंट के ऊपर है, वो ओवरलैप कर गया ये ई और डी। दोबारा देखिएगा, यहां तक ये पॉइंट स्लाइड कर सकता है। इट मींस ये 6 था पहले और मैं इसको ले आया 4 पे। अभी भी वो जो हमारे पास कंस्ट्रेंट थी ना 2 वाली हॉरिजॉन्टल, उससे नीचे नीचे ही है, वायलेशन नहीं हो रही उसकी। हमारे पास 4 आ गई रेंज। ये जो बी पॉइंट है इसको हमने नोट कर लिया, ये मिनिमम पॉइंट है। अब इसको मैंने इस लाइन के अंदर, आपको पता है जब फाइनल हो जाती थी मिनिमम, उसको मैं ब्लू लाइन, डार्क ब्लू लाइन, नेवी ब्लू लाइंस में फिक्स कर देता था। अब हमारे पास एक्चुअल लाइन ये है M2 की, और आप स्लाइड करते हुए कहां तक गए, इधर बी पॉइंट तक। तो बी पॉइंट तक ये M2 की मिनिमम रेंज है, और वो 6 पहले थी, हम डिक्रीज करते आए, 4 आपकी अवेलेबिलिटी आपकी। ये 4 कैसे है, इधर तो मैं आपको 4 दिखा रहा हूं, जबकि इसको हमने कैलकुलेट करना है। अभी मुझे बिल्कुल नहीं पता, स्केल के साथ मैंने ऐसे आके देखना है, ये मैं बाद में बताऊंगा ये 4 कैसे है। ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए कि ये C है, ये इस लाइन के अलोंग स्लाइड करते हुए, ऐसे करते हुए लास्ट इस पॉइंट पे, इससे नीचे जाएंगे तो वायलेशन हो जाएगी। अब दूसरी बात, दूसरा केस देखने के इंक्रीज कितना कर सकते हैं। तो अब देखिए C पॉइंट इधर स्लाइड करेगा, जरा ये बताइएगा, ये पॉइंट पता चल गया। जब हम इस लाइन को ऊपर लेके जाएंगे तो C इस लाइन के अलोंग स्लाइड करेगा। पहले ये C इधर ही लाइन के अलोंग स्लाइड करता हुआ लास्ट पॉइंट ये आया था। अब देखते हैं कि ये पॉइंट स्लाइड करते हुए कहां तक जाता है। ये ऊपर लेके गए, इंक्रीज हो गया रीजन, अभी भी कोई वायलेशन नहीं। C पॉइंट आपका, यही पॉइंट C जो कॉर्नर पॉइंट है, यही ऑप्टिमल है, सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज हुई। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था C जो है ऑप्टिमल, वो C ही रहेगा। देखिए कॉर्नर पॉइंट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। हमने सेंसिटिविटी जो एनालिसिस कर रहे हैं उसमें C अपनी जगह शिफ्ट करेगा। अभी भी अगर मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसमें तो मैंने नहीं दिखाया, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो लाइन थी वो भी ड्रॉ करके दिखाया था। ये C ही आपका अभी भी ऑप्टिमल है, तो अभी भी वो यहां दिखाया नहीं है, आप चेक कर लें। तो C Z का जो स्लोप होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, C ही ऑप्टिमल होगा। तो अभी भी हाँ, उसकी वैल्यू जरूर चेंज होगी, जाहिर है उसने अपनी जगह चेंज की है, लेकिन 6 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट अभी भी ऑप्टिमल है, वही है जो पहले था, सिर्फ उसने जगह चेंज की। ये पॉइंट समझ आया, बताइएगा। Yes, sir. तो अब आपने और देखने कितना स्लाइड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके जा रहा हूं, ये इधर लेके गया। अभी आपकी एक कंस्ट्रेंट ये है, एक कंस्ट्रेंट ये, अभी आपका C D के ऊपर ओवरलैप कर गया। तो देखें कंस्ट्रेंट्स को, अगर दोनों को अगर आप टेबल पे खुद बना के देखें तो कंस्ट्रेंट्स की वायलेशन नहीं हो रही। कंस्ट्रेंट की वायलेशन कब होगी वो जरा देखिए। ये अब आपका ये पॉइंट अगर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये देखें इस कंस्ट्रेंट की वायलेशन हो जाएगी। फॉलो करें, बताइएगा पॉइंट। Yes, sir. पॉइंट, तो इसका मतलब है यही फाइनल पॉइंट है जहां तक आप M2 को इंक्रीज कर सकते हैं। इधर मैंने उसको 6.67 का, कौन कह सकता है ये कौन सा पॉइंट है, वो हम या तो ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं या मैं उसको अलग से कैलकुलेट करना बताऊंगा। तो अब मैं जरा गो थ्रू कर दूं दोबारा से, जरा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जी, ये आपका यहां से प्रॉब्लम, M2 को मैं नीचे लेके जाना चाह रहा हूं और आपको पता है कि ये जो C है ये नीचे स्लाइड करेगा। M2 की लाइन है और ऑप्टिमल पॉइंट M1 के अलोंग स्लाइड करेगा, ये जरा ध्यान में रखिएगा। ये नीचे लेके गया थोड़ा सा,
सी पॉइंट नीचे शिफ्ट हो गया क्योंकि सी पॉइंट था इंटरसेक्शन ऑफ M1 एंड M2 और M2 ये डैश में अब है, वो पहले वाली सॉलिड तो वो अब ओल्ड हो गई है। और थोड़ा सा लेके नीचे सी नीचे शिफ्ट हो गया। तो जब तक ये पॉइंट उस शेडेड रीजन के अंदर ही रहेगा आपका सी, ये भी बी पॉइंट को के ऊपर ओवरलैप कर गया है, लेकिन ये शेडेड रीजन के अंदर ही है और अभी भी यही ऑप्टिमल है, आपकी वायलेशन नहीं होगी। मैंने आगे दिखाया नहीं है, अगर और लेके जाएंगे तो ये सी इधर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये क्योंकि नीचे लेके जाएंगे तो इसका इंटरसेक्शन यहां कहीं बनेगा, इस लाइन का और इस लाइन का ये इंटरसेक्शन, यहां वायलेशन हो जाएगी क्योंकि ये शेडेड रीजन से ही बाहर निकल गया आपका ऑप्टिमल पॉइंट। तो इसलिए ये आपका यहां तक स्लाइड कर सकता है। अब हमें पता है ये कौन सा पॉइंट है, कोई बताएगा ग्राफ से देख के ये कौन सा पॉइंट है? ग्राफ क्या कह रहा है? 1 2 3 एंड 4। इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे? ये पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स बता दें। आप सुन रहे हैं मुझे सर? 4 और 0। 4 और 0। तो आपको पता चल गया कि आप M2 जो रिसोर्स है इसको मैक्सिमम इस पॉइंट तक लेके जा रहे हो। यही पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल होगा यूनिट वर्थ उसकी कैलकुलेट करने। तो ये पता चल गया आपको। अब आपने इसको मार्क कर दिया ब्लू लाइन में ताकि ये रिकॉर्ड रहे। अब आपने फिर वही ओरिजिनल ड्राइंग ली, ये तो मैंने आपको करके दिखाया, अदरवाइज आपके पास ओरिजिनल ड्राइंग होगी और सीधा स्लाइड करते हुए आप एक लाइन मार्क कर दोगे क्योंकि आपने देखना कि बी पॉइंट आपको मिल गया। अब आपने ऊपर स्लाइड करना है स्केल को। ये देखें सी कहां शिफ्ट होगा? M1 लाइन के अलॉन्ग, M1 ये है, इसी लाइन के अलॉन्ग इंटरसेक्शन अब इसका और ये बन रहा है, ये वाला। देख अभी भी ये जो सी है यही ऑप्टिमल है और वो इस शेडेड रीजन के का ही एक कॉर्नर पॉइंट। नेक्स्ट चले, अभी भी आपका सी इसी शेडेड रीजन का ही एक कॉर्नर पॉइंट है। वो और बात है कि डी और सी ओवरलैप कर गए, लेकिन सी अभी भी इसी के ऊपर है। और इंक्रीज करें, अब सी रीजन से बाहर चला गया। इट मीन सी बताएगा कि वो कहां तक स्लाइड करना है और आपने सी को ही देखना है। मीन जो आपका ऑप्टिमल पॉइंट है उसी को ही देखना है, ये कितना स्लाइड, जहां मैक्सिमम स्लाइड करता है वो पॉइंट आपने नोट कर लिया, वो है बी, और ये पॉइंट आपने नोट कर लिया, इसको मैंने कह दिया एच। तो एच पॉइंट और बी, ये दो पॉइंट आपके पास आ गया। बता सकते हैं जो एच है ये किसका है? ये मैक्सिमम M2 जहां तक जा सकती है, और जो बी है ये क्या है? M2 कहां तक जा सकती है? मिनिमाइज लेवल पे। बस ये दो पॉइंट्स मिल जाए आपको तो आपने इन दो पॉइंट्स को ग्राफ के जरिए कैलकुलेट कर लेना है। ये पॉइंट तो मेरे पास है 40, ये पॉइंट आप देखोगे, ये पॉइंट इधर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसके एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहां से हमें दो पॉइंट्स अगर मिल गए कि ये आपका H है और वो आपका B है, यहां पे हमने M2 को भी कैलकुलेट करना है। ये जो मैंने दिखाया था ना M2 4 और 6.67, ये उधर से कैलकुलेट होनी है, वो मैं अब करने लगा हूं। इन दो पॉइंट्स पे प्रॉफिट देखना है, इन दो पॉइंट्स पे आपने M2 रिसोर्स की अवेलेबिलिटी देखनी है। जरा देखिएगा, ऑप्टिमम पॉइंट स्लाइड करता है अलोंग द लाइन सेगमेंट BH। आपके पास यूनिट वर्थ क्या है? मैंने उसको सपोज कर लिया Y2 का हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्थ पर यूनिट ऑफ रिसोर्स M2। तो Y2 मैंने शुरू में ही आपको कहा था, प्रीवियस लेक्चर में भी हम कर चुके थे, चेंज इन Z वो दो पॉइंट्स के दौरान, और वो दो पॉइंट्स कौन से हैं? B और H। तो चेंज इन Z फ्रॉम B टू H डिवाइडेड बाय जो आपकी M2 की चेंज आती है, चेंज इन M2 फ्रॉम B टू H। क्लियर हो गया पॉइंट? फार्मूला बताइएगा। यस सर। अच्छा, अब आपने B पॉइंट ग्राफ से देखना है 40, और ये H पॉइंट आपने ग्राफ से ही देखना है, ये 2 पॉइंट समथिंग। ग्राफ से कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने इधर लिखा है 2.66, और ये इधर पॉइंट क्या है? 2। तो एक्स एक्सिस
2 पॉइंट ये 2 पॉइंट इधर कहीं है 666 2.666 यहां तक है और ये पॉइंट इधर से है 2 तो ये हो जाएगा 2.66 कॉमा 2 तो आपके पास एक पॉइंट बी आ गया एक पॉइंट ए आ गया। अब इसी पॉइंट्स को इसके ऊपर प्रॉफिट अगर देखनी है तो जी आपके सामने है तो आप 4 0 मीन x1 4 x2 0 तो इसमें x1 पे 4 पुट करें और x2 0 आपके पास आ गया 20 तो प्रॉफिट कितना आ रहा है 20। ये वो मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक जो सी स्लाइड किया था जिसने सी ने एच पॉइंट पे आपने 2.662 तो इसके अंदर x1 में 2.66 और इसको 2 पुट करें आपके पास आ जाएगा 21.3। अब जरा नोट करें मैंने 2 पॉइंट्स ही निकाले थे एक बी यहां पे आपका M1 मिनिमम जो हमने स्लाइड किया था आई थिंक वही था सॉरी बी पे मैक्सिमम था क्या उलट तो नहीं कह रहा हूं मैं मिनिमम है बी पे और एच पे मैक्सिमम था। ये मैं उलट कह रहा हूं तो मैंने लिखा भी इधर उलट है मैं चेंज कर दूंगा तो बी तो नीचे आ रहा था तो M2 कम हो रहा था इट मींस ये जो बी पॉइंट है ये 20 ये मिनिमम है और ये जो आपका एच है उस पे आपने M2 जो मैक्सिमम लेके गए हैं तो इसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा बी के ऊपर वो मिनिमम M2 के ऊपर वो प्रॉफिट उस पॉइंट के ऊपर और मैक्सिमम इसके ऊपर होगा तो आपने इधर डिफरेंस लेना है चेंज इन जी वो होगा 21.3 माइनस 20 वो जो रेंज है M2 की मैक्सिमम और मिनिमम उनका डिफरेंस ले लें तो आपको वो उस पैकेट के अंदर जो प्रॉफिट चेंज है वो मिल जाएगी और उस पैकेट के अंदर जो M1 M2 की रिसोर्स की जो चेंज है वो भी कैलकुलेट करनी है। वो कैसे करनी है आपके पास ये ठहरे 21.3 माइनस 20 इधर लिख दिया अब ये करने लगे आपके पास M2 की ये इक्वेशन है आप ये तो अवेलेबिलिटी पहले वाली है अब नहीं आपने कैलकुलेट करनी है तो इसके अंदर बी पॉइंट पुट करें 4 और 0 तो ये 4 आएगा अब 6 नहीं 4 बन जाएगा तो आपका M2 मिनिमम 4 तक गया ये जो मैंने 4 लिखा था ऐसे कैलकुलेट करना फिर आपने इसी कंस्ट्रेंट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड से ही देख सकते हैं आपने 2.66 ये एच पॉइंट को पुट करने कॉमा 2 तो आपके पास 6.66 या राउंड कर दें 6.67 ये मिलेगा तो आपके पास मिनिमम M1 जहां तक लेके जा सकते हैं वो 4 आया M1 मुंह से निकल जाते हैं M2 और मैक्सिमम 6.66 तो ये चेंज का डिफरेंस आप इधर लिख दोगे ये देखिए ये डिफरेंस 6.66 माइनस 4 तो चेंज इन Z डिवाइडेड बाय चेंज इन M2 मटेरियल तो आपके पास वो जो मॉडल बना ये मॉडल से आपको प्रॉफिट डिफरेंस मिल रहा है आपका जो आप मॉडल कर चुके हैं तो इनको डिवाइड करके जब आपके पास आंसर आएगा 1/2 सिंप्लीफाई करके तो ये जो y2 है ये क्योंकि M2 से डिवाइड किया है प्रॉफिट को तो 1 टन M2 के ऊपर ये प्रॉफिट निकला है 1/2 क्योंकि मैंने आपको बताया था ये प्रॉफिट हम 21 ऑप्टिमल था उसका हम नहीं सॉरी हमने हाँ 21 रखा था थाउजेंड्स में था तो माइंड में रखिए ये 1000 में सिर्फ फिगर सिंपल लिखने के लिए आप इसको लिख रहे थे तो 1/2 मीन 0.5 1000 से मल्टीप्लाई करें तो $500 वर्थ निकलती है उसकी M2 रिसोर्स की यूनिट की 1 टन M2 500 क्या ये M2 की प्राइस है बताइए क्या ये M2 की प्राइस है 500 क्योंकि 1 टन की ये वर्थ निकली है कोई स्टूडेंट बताएगा जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को सर इसको ऐड कर देंगे प्रॉफिट में नहीं मुझे सिर्फ ये मैं पूछा है ये y1 y2 इक्वल टू $500 है क्या आपके माइंड में फिजिकल क्या आपके सामने 500 है कोई एक्सप्लेन कर दे ये $500 क्या है
ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। जी कोई बताएगा? सर ये प्राइस है उसकी M2 की। दोबारा से आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हुई है, दोबारा से बताइएगा। दोबारा से बताइएगा। सर मैं कह रहा हूँ ये प्राइस है M2 की। M2 की क्या कहा? प्राइस? प्राइस कहा आपने? यस सर प्राइस। और कोई स्टूडेंट बताए? और कोई स्टूडेंट बताए ये क्या है? सर वो डेली यूजेबिलिटी हो सकती है। डॉलर में है, डॉलर में वो टन्स में होती है अवेलेबिलिटी। आपको प्री जरा नोट कीजिएगा, मैं फिर वही बात रिपीट करने लगा हूं जो M1 के लेवल पे मैंने बताई थी। आप M1 वाला लेक्चर जरूर सुनिएगा, आज ही सुनिएगा, उसकी रिकॉर्डिंग उसकी सुनिएगा M1 की, और साथ ये देखिएगा। तो अब मैं कहता हूं जिनका मिड भी है थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको अभी मैच्योर कीजिएगा, बाद में फिर इश्यू हो जाएगा। सर वो किस नेम ओके से सर, कर रिकॉर्डिंग नहीं मिली मुझे। क्या? सॉरी दोबारा से सर रिकॉर्डिंग नहीं मिली इसकी, पहले जो पहला लेक्चर हुआ था वो मिल गई, दूसरे की नहीं मिल रही। लेक्चर नहीं मिला? यस सर, शायद अपलोड नहीं हुई थी। नहीं मैंने अपलोड की हुई है, और मुझे याद नहीं शायद मैंने लिंक दिया, यानी YouTube के ऊपर तो है। मैंने सेक्शन के हिसाब से W2 आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, मेरे ख्याल में मुझे याद पड़ रहा है मैंने कर दिया था। अगर नहीं किया तो मैं अभी जाके लेक्चर ऑफिस में जाके कर देता हूँ, ठीक है? तो आप अभी सुन लें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आपने ना M2 की वर्थ कैलकुलेट कर ली है। क्यों? आप $500, वो जो आपकी चेंज आई है, आपने कहा प्रॉफिट में ये चेंज आएगी और यूनिट वर्थ आपकी निकली, आप समझ लें कि आप 500 कंट्रीब्यूशन है $500 की M2 की आपके प्रॉफिट के अंदर। अगर 1 टन हम इंक्रीज करें, अभी जरा नोट कीजिएगा, अभी M2 क्या है ओरिजिनल मॉडल में, कोई बताएगा? रियाज थे अभी? M2 6 है। ठीक है सर। 6 है, मुझे 6 अवेलेबिलिटी है, मुझे ये पता चला ये 6 टन है, मुझे ये पता चला 1 टन M2 की जो कंट्रीब्यूशन है प्रॉफिट के अंदर, 1 टन M2 की कंट्रीब्यूशन है $500, या ये कह लें 0.5 1/2, वो क्योंकि प्रॉफिट था 21,000 कहेंगे तो इधर भी 0.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो $500 बनेगा। तो आपका अगर 1 टन आप सिस्टम के अंदर M2 इंक्रीज करते हो, 6 टन पहले 7 टन लेके आ जाते हो, तो पहले देखना है कि ये फिजिबल है या नहीं। वो तो रेंज से हमें पता चल गया हम 7 नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी इंक्रीज कर सकते हैं वो 500 पर टन के हिसाब फॉर्मूला से इंक्रीज उसके अंदर आएगी। और अगर हम 6 से 1 टन कम कर देते हैं अवेलेबिलिटी 5, वो 5 रेंज के अंदर है क्योंकि ये 4 तक फिजिबल जा सकता है। तो अगर हम 5 टन हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाए तो हमारे प्रॉफिट में कमी कितनी होगी, कोई बताएगा? पहले था 21 जी सर 0.5, अगर 21 है तो 0.5 होगा। 0.5 माइनस कर देंगे। क्यों? सर आपको 1 टन की वर्थ पता चल गई, आप जितना M2 सिस्टम के अंदर लेके आओगे तो 1 टन $500 के हिसाब से वो ऐड हो जाएगा, जितना कम करोगे तो वो $500 के हिसाब से कम हो जाएगा। तो ये आपके प्रॉफिट के अंदर चेंज है, यानी आपको जो कंट्रीब्यूशन है इसकी वो आपको पता चल गई। अब मैंने यहाँ पे आपसे एक बात की थी, अभी आपके 2 मिनट्स लेक्चर के रहते हैं, जरा सुन लें। मैंने कहा था ये सेंसिटिविटी एनालिसिस हो चुका कर रहे हैं, अभी आपने मैन्युफैक्चरिंग नहीं शुरू की, आपने मॉडल बना लिया रेडीमिक्स का, फॉर्मुलेट कर लिया, सॉल्व करके देख लिया, x1 3 टन, x2 1.5 टन है, अभी भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं की। सेंसिटिविटी एनालिसिस भी कर लिया, अभी भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं की। सेंसिटिविटी एनालिसिस से क्या पता चला? M1 की क्या वर्थ थी? आई थिंक वो $750, प्रीवियस लेक्चर की बात कर रहा हूं।
तो $750 M1 की वर्थ थी, ये आपको पता चल चुका है। M2 की वर्थ आज हमने देख ली $500 पर टन है। आपने अभी स्टार्ट ही नहीं किया मैन्युफैक्चरिंग, आपकी ऑपरेशन रिसर्च टीम फॉर्मुलेशन पे लगी रही, सॉल्व कर लिया, सेंसिटिविटी एनालिसिस करके ये भी देख लिया कि आपकी रिसोर्सेज आपको उसकी वर्थ क्या है, वो आपके प्रॉफिट में कितना चेंज लेके आ सकती है, इसका फायदा क्या हुआ। मैन्युफैक्चरिंग तो अभी करनी है, आपने अभी ये रिसोर्सेज बाय करनी है। आपको पता चल गया कि आपके लिए जो मॉडल डिजाइन की है ये आपके लिए इतनी कंट्रीब्यूशन है उनकी कि अगर 1 टन आप सिस्टम में डालते हो, अब आपने 24 टन से M1 खरीदने जाना है, तो 1 टन का अगर उधर से प्राइस पूछोगे, उसको नहीं पता, आप कैलकुलेट अपने मॉडल को देख चुके हो कि आपके लिए वो 750 बेनिफिशियल है, प्राइस नहीं है वो। आपने शैडो प्राइस कैलकुलेट की, उस प्राइस का शैडो आपके पास मिल गया कि आपको पता चल गया आपके बिजनेस में 1 टन की क्या इंपॉर्टेंस है। $750 फॉर M1, $500 फॉर M2 यूनिट की। अब आप कॉन्फिडेंस के साथ जब परचेज करने जाओगे तो वो जिससे खरीद रहे हो वो आपको एक्चुअल प्राइस बताएगा, और उसको नहीं पता आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। वो तो अपना बिजनेस कर रहा है, उसने कहीं से M1 400 की ली होगी, आपको 500 में दे देगा, और आपके लिए वो बेनिफिशियल है 750। आप बड़ी खुशी से उससे ले लोगे। आप शैडो प्राइस आपको हेल्प कर रही है कि आप माइंड बना के गए हो कि ये रिसोर्स M1 750 तक मुझे मिल जाए, नो प्रॉब्लम, मुझे 21,000 प्रॉफिट मिल जाएगा 750। और M2 अगर मुझे $500 की भी यूनिट उसके 1 टन मिले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा प्रॉफिट $21,000 ही होगा। हाँ, अगर वो M1 बताए कि 800 में देगा, तो आप एनालिसिस करके देख चुके हो कि उसकी यूनिट वर्थ M1 की है 750, वो आपको 800 की दे रहा है। अब आपका लॉस वाला काम है ये। उस मैक्सिमाइजेशन से हटके मैंने ये पॉइंट भी हाईलाइट किया था, जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है ना 21, वो मैक्सिमम ही है। उसके बाद हम सिस्टम में वेरिएशंस करके देख रहे हैं अवेलेबिलिटी की, कि इतनी वेरिएशंस कौन सी कितनी फिजिबल होंगी और आपके प्रॉफिट पे उसका क्या असर पड़ेगा। तो वो हमें पता चल गया कि हम M1 कितना इंक्रीज कर सकते हैं और M2 कितना डिक्रीज कर, उसमें मैं बाद में आऊंगा। अभी आपको पता चल गया कि आपने M1 750 से ऊपर नहीं लेनी, 750 की मिलेगी, 21,000 प्रॉफिट मिलेगा। M2 भी आपने 500 से ज्यादा की नहीं लेनी, शैडो प्राइस के साथ आप जा रहे हो। कोई पता चला पॉइंट का जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं? जी, पॉइंट की समझ आई? आवाज नहीं आ रही स्टूडेंट्स? सर ये Y2 वाली Y2 और Y1 दोनों बता रहा हूं। Y2 500, अब आपने 6 टन मार्केट से खरीदने हैं क्योंकि मॉडल 6 टन के लिए बनाया है, तो 1 टन की शैडो प्राइस आपके माइंड में है कि ये $500 सर 1 टन अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं 7 कर रहे हैं तो सर उसमें वो 500 ऐड होगा, और अगर हम 6 से 5 कर रहे हैं तो वो उतना 500 लेस हो जाएगा उस प्रॉफिट में, ये तो जो ऊपर आप प्रॉफिट है। ये आपको पिक्चर पता चल गई। अभी आप वो रिसोर्स, ये तो इंक्रीज है रिसोर्स खरीदने के बाद। रिसोर्स खरीदने के लिए भी जब जाने उस वक्त भी आपके माइंड में ये पिक्चर है कि मुझे 500 से ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए $M2 की खरीदने जब जा रहा हूं। वो 6 टन की बात कर रहा हूं। 6 टन जब खरीदने जाएंगे उस वक्त भी ये आपके माइंड में शैडो प्राइस है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर, 1 टन की 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर हाँ, वायलेशन हो जाएगी, आउट ऑफ रेंज हो जाएगी। टाइम 9:57 हो चुके हैं। जिनकी आगे क्लास है वो 10 o'clock पे लीव कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो अभी दो तीन बातें बस मैंने करनी है। तो अब मैं बात ये कर रहा हूं, आपको खरीदने के लिए भी वो एडवांटेज मिल गया, और दूसरा अब जब आपने 6 टन खरीद लिया और उसी तरह M1 24 टन खरीद लिया, फ्यूचर के लिए भी आपको पता है कि एडिशनल कितनी रिसोर्स आप ऐड कर सकते हो। आपने 24 टन 36 तक लेके जा सकते हो, और जो M1 24 है मिनिमम कहां तक लेके जा सकते 20, ये प्रीवियस लेक्चर में। और आज हमने क्या डिस्कस किया, मिनिमम M2 4 टन तक लेके जा सकते हो और 6.67 तक, उससे ज्यादा तो आप लेके नहीं जा सकते।
अब आप पहले क्यों नहीं, क्वेश्चन ये बनता है, आपने जब आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है तो आपने 24 टन्स क्यों लिया, 30-60 टन्स ले लेते। और M2 आपने 6 फिक्स रखा, 6.67 तक आप करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, ये क्यों नहीं कर रहे, ये बताइएगा। इसकी रीजन ये है, उस वक्त 2 रीजन, जब आपने 24 फिक्स किया था कि आपने इस पे मॉडल करना है, और 6 टन्स M2 के लिए फिक्स किया था इस पे मॉडल करना है, उसकी रीजन हो सकती है कि आपको जहां से आप खरीद रहे हैं वो कहेंगे डेली हम 24 ही दे सकते हैं और M2 6 टन्स ही दे सकते हैं, इस वजह से आप 24 और 6 पे आपने मॉडल किया। और ये भी हो सकता है कि वो ज्यादा भी दे सकते हो लेकिन आपके लिए अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, तो इसलिए जब पहले मॉडल आपने किया 24 और 6 ही था, इसलिए आपने इसको मॉडल कर लिया। फ्यूचर में अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है या उधर अवेलेबिलिटी जो वो सेल कर रहे हैं वो कहते हैं ज्यादा ले सकते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस आपको बता रहा है कितना ज्यादा कर सकते हैं और कितना कम हो सकता है, तो वो अगर ज्यादा होंगे तो आप सिस्टम में लाजमी शामिल करेंगे और उससे आपकी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। और अगर कहीं उधर से प्रोडक्शन कम हो जाती है M1 मटेरियल की, तो वो कम आता है, तो आपको पता चले कि आपके लिए वो फिजिबल भी है और कितना लॉस होगा, टेबल पे बैठे आपको ये चीजें पता चल रही हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। तो ये लेक्चर दोनों सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, और एक जो लीव करना चाहते हैं, लेक्चर एंड हो गया वो लीव कर जाए, और आप एब्सोल्यूट मार्क तो नहीं मिल सकता, 41 तक की स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मुझे नजर आई है। चले, और दूसरा पॉइंट, एक मैंने आपके लिंक देता होता हूँ आपकी मूडल के ऊपर, और एक लेक्चर में पिक्चर की शेप में देता हूँ, एम्बेड किया होता है वो पिक्चर, दोनों में क्या फर्क है कोई बताएगा? एक लिंक होता है और एक पूरी पिक्चर के साथ लेक्चर का लिंक दिया होता है, क्या फर्क है उन दोनों में? यस सर, जो लिंक होता है वो क्लास का होता है और जो पिक्चर सर है जो वो लिंक होता YouTube। सर वो एक जूम का, दूसरा यूट्यूब से आपने Yes, लिंक sir. लिखा होता है तो क्या एम्बेडेड। होता है कि आप समझे, जो अभी आपके लेक्चर्स हैं ये पहले YouTube पे नहीं पढ़े थे, ये मैं 3 सेक्शन में, जिस लेक्चर में स्टूडेंट ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस करते हैं और मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूं, तो मैं उन 3 लेक्चर में से एक लेक्चर सिलेक्ट करके उसको भी साथ आपके शेयर कर देता हूं, ताकि आप ये कह सकते हो एक लिंक आपकी क्लास का है और दूसरा लिंक उन तीनों क्लासेस में से उनका है जिस क्लास में मैक्सिमम डिस्कशन हुई है। देखें, ये होता है कि एक लेक्चर अभी दिया, एक बाद में दिया, उन 3 में से कोई एक ही अच्छा होगा ना, तो ये नहीं कि आपको बुरा लेक्चर दिया, ऐसी बात नहीं है। यानी जिसमें कोई स्टूडेंट, मुझे इन तीनों में से जो लेक्चर पसंद है वो मैं पिक्चर की शेप में दे देता हूं, तो पिक्चर वाला जरूर आपने सुनना है और उसको मैं अपनी प्लेलिस्ट में भी डाल देता हूं। जी क्लियर हो गया पॉइंट, वो पिक्चर का क्या मतलब है? यस सर। यस सर, क्लियर हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें, लेक्चर एंड हो गया। और याद रखें ये सेंसिटिविटी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कीजिएगा, आज ही करें, टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। और मैं ऐसे ही कहूंगा कि जैसे प्रोग्रामर होता है, एक आम प्रोग्रामर, एक इंटेलेक्चुअल प्रोग्रामर, तो सेम उसी तरह लीनियर प्रोग्रामिंग में सेंसिटिविटी एनालिसिस के बगैर जिसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक आम प्रोग्रामर है, लीनियर प्रोग्रामर, और जिसको सेंसिटिविटी एनालिसिस का आइडिया है वो इंटेलेक्चुअल है, वो एलीट क्लास है उन प्रोग्रामर्स की, लीनियर प्रोग्रामिंग की। जी ये पॉइंट भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा कि मैंने हाईलाइट किया था कि ये एक्चुअली है क्या, ये बहुत जबरदस्त एनालिसिस। आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, अदरवाइज मैं स्टॉप कर देता हूँ।